कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद लगातार ये मामला बड़ा होता ही जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जहां बिहार के अलग अलग जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार के स्टैंड से कुछ नेता नाराज थे, तो उन्हीं के खिलाफ अब ये विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार का पुतला भी फूका गया है, तो वहीं आरएलडी में भी बगावत की खबरें सामने आ रही है। तो और जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, लेकिन इस विरोध और बवाल के बीच में संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। संजय राउत ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता कोई भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। उनके लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा क्लोज हो चुका है। तो एक बड़ा बयान संजय राउत की तरफ से सामने आया है। तो दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियों में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन भी हो रहा है। तो क्या कुछ तमाम बड़ी अपडेट है वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सबसे पहले बात करेंगे बिहार से जो तस्वीरें आ रही है, क्या नीतीश कुमार को ये बिल का समर्थन करना महंगा पड़ेगा? क्योंकि एक एक करके नेता तो इस्तीफा दे ही रहे हैं, अब विरोध की भी शुरुआत हो गई है बिहार में। देखिए, ये महंगा नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार के लिए, ये सिर्फ सजा है। क्योंकि इतने सालों तक आपने मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, तो थोड़ी सजा तो मिलनी चाहिए। और वही आधार अभी दिख रहा है। ये पूरा वर्ग, कम्युनिटी 1947 के बाद से अब तक की स्थिति यही रही है। अगर आप इनके समर्थन में हो तो ठीक है, फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक भी ऐसा काम अगर हो गया जिसमें इनके विरोध में गया, तो फिर आपकी पुरानी सारी करी कराई पर पानी फिर जाएगा। यही देखने को मिल रहा है। ये नीतीश कुमार अभी तक मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ही किए, बिहार में भी, और हर जगह पर जाकर इफ्तारी में ये सबसे आगे की कतार में बैठे रहते थे और साफा ओढ़कर टोपी लगाकर ऐसे लगता था कि इन्होंने अपना धर्म ही बदल लिया है। इतना ज्यादा अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर इन्होंने काम किया बिहार के अंदर। इनकी पार्टी में मुसलमान नेता भी उभरे और इन्होंने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम के अध्यक्ष अली अनवर को राज्यसभा भी भेजा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ढाक के तीन पात। अब जब एक फैसला ऐसा है जो मुस्लिमों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जुड़ा हुआ है मुस्लिमों के उस संगठन के प्रॉपर्टी पर कब्जा करने को लेकर, जो इंक्रोचमेंट कहते हैं, इसलिए इन लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब नीतीश कुमार को यह समझना पड़ेगा कि आगे की राजनीति हमें कैसे करनी है। ऐसे वो रिटायरमेंट के उम्र में पहुंच गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी जो जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग हुई थी, कल रात में ही मीटिंग हुई, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, और फिर भी एक बीच का रास्ता अपनाया गया कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बेहतर काम किए हैं, उनके अधिकारों की हमेशा सुरक्षा की है। इसलिए यह स्टैंड दिखाता है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर मैक्सिमम लीडर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब हमें बैकफुट पर नहीं आना है। ये कुछ मुस्लिम लीडर इस्तीफा दें, ये लोग विरोध प्रदर्शन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी जितनी सीटें हमारी है या पिछले चुनावों में जो सीटें मिली है, उसमें 1.5-2% अगर मुस्लिम वोट मिला हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों के वोट से हम नहीं जीते हैं। और आगे भी हम अगर बैकफुट पर आते हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने की बात सोचते हैं, तो भी ये मुस्लिम हमें वोट नहीं देंगे। ये कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ ही रहेंगे। इसलिए जदयू का स्टैंड क्लियर है। नीतीश कुमार चाहकर भी अब कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते कि अभी चुनाव से पहले मुसलमानों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अलग जाए। क्योंकि ज्यादातर नेता ये चाह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कहते हैं, जदयू टूट जाएगी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे और पूरे लीडरशिप की क्राइसिस जनता दल यूनाइटेड में हो जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार थोड़े से कंफ्यूज तो हैं, लेकिन स्टैंड उनका अब बदलने वाला नहीं। साइलेंट भी है और ये संकेत दे रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, जो नेता उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ओवीसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, स्टालिन भी कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। उनके लिए ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है, उनके लिए ये चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया है। ये बयान क्या इशारा कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से अभी
पॉलिटिक्स चल रहा है और सरकार अपने फैसले ले रही है। एक तरफ मीटिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी तरफ मीटिंग चल रही है सरकारी स्तर पर जिसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। सरकार की जो मीटिंग चली उसमें यह बात किया गया कि भाई देखो, डाटाबेस जो हमारे पास है वो क्या बता रहा है। डाटा जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी की है उसमें 8.8 लाख प्रॉपर्टी है जिसके हमारे पास रिकॉर्ड है, और उसमें अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी है जिसको 4-5 कैटेगरी में बांटा भी गया है कि कुछ कब्रिस्तान है, कुछ मस्जिदें हैं 1.5 लाख के करीब, 1,56,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो वक्फ बोर्ड में हैं, 1,40,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर इन लोगों ने कब्जा किया है, और 73,000 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो कि विवादित हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद है। तो ये सबसे पहले विवादित प्रॉपर्टी पर हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो इंक्रोचमेंट वाली प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा कर लिया गया है, सबसे ज्यादा वो पंजाब में है। भगवंत मान के लिए अब समस्या है कि पंजाब के वक्फ बोर्ड में वो जो डिस्प्यूट सामने आएगा, क्योंकि पंजाब में जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद जो पंजाब, भारत के पंजाब को छोड़कर पाकिस्तानी पंजाब में गया, और वो कई मुसलमान उस समय क्या किया कि उसने वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी दान दे दी, जबकि वो एनिमी प्रॉपर्टी होना चाहिए, शत्रु संपदा में आना चाहिए। और उसमें से जो 75,000 के करीब प्रॉपर्टी पंजाब के अंदर है उसमें से 56% प्रॉपर्टी है जो इंक्रोचमेंट वाली है, जिसे जबरदस्ती वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। वो शत्रु संपदा में आना चाहिए था, और उसके बाद वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में गया तो यही लोग बैठे थे, अभी वो विवादित ही चल रहा है। तो उन सारी प्रॉपर्टी के लिए अब केंद्र सरकार की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ बैठक पार्टियों की हो रही है। संजय राउत ने संसद में बड़ी बड़ी बातें तो कह दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये तो दबाव में थे कि पिछली बार जब हम चुनाव लड़े तो मुसलमानों ने कहा हमने भी वोट दिया है, मातोश्री के आसपास तंबू टेंट गाड़ के बैठ गए वक्फ बोर्ड पर, आपको हमारा समर्थन करना पड़ेगा, आप उस समर्थन के बिना नहीं रह सकते, हमने आपको वोट दिया। ये दबाव की पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। इसलिए संसद में तो इन्होंने सोचा कि हम जो 2-4 सपोर्ट में बातें कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सड़क पर हम समर्थन कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में समर्थन कर दिए, तो इसका मतलब है कि हमारी पार्टी में जो अभी 5-6 सांसद नाराज चल रहे थे वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, वो फिर से एक बार शिवसेना यूबीटी टूट जाएगी। ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, कांग्रेस के अंदर हो या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों के अंदर हो, यही दबाव के कारण जगन मोहन रेड्डी या फिर नवीन पटनायक, इन लोगों ने अपने आप को बैक कर लिया कि नहीं, हम व्हिप जारी नहीं करेंगे। वो दबाव अभी कांग्रेस के अंदर भी है, और कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है उसी के कारण अभी जितने याचिका में नाम दिया गया है वो कांग्रेस के मुस्लिम प्रोमिनेंट लीडर है, वो सारे मुस्लिम लीडरों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि आप लोग याचिका दायर करो। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली इसमें स्टैंड बाद में क्लियर किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा कि आपने बोला नहीं, प्रियंका वाड्रा के ऊपर सवाल उठा। अब उसके बाद हिंदू सांसद जो सारी पार्टियों के हैं वो देख रहे हैं कि अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, अभी हंगामा चल रहा है, और इन लोगों को ये लगने लगा है कि जिन जिन जगहों पर प्रदर्शन चले वहां भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश जहां है वहां तो अमित शाह ने पहले आदेश दे दिया है, और उस आदेश के कारण ही गुजरात में प्रदर्शन हुआ। 41 ऐसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, 5-6 घंटा तक गिरफ्तारी की गई और उसके बाद डिटेन करने के बाद छोड़ा गया। आगे भी सारे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में आदेश दिया गया है कि अगर ये प्रदर्शन होते हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा तो पुलिस बैरिकेडिंग करेगी, अगर जैसे ही ये शांति भंग करने की कोशिश करें सबसे पहले गिरफ्तारी करो, क्योंकि अशांति नहीं चाहिए। या अगर आपको दबाव बनाना है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेताओं के ऊपर, तो आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, जिसको डेमोक्रेसी में स्वीकार किया गया है। अगर सीए की तरह दंगा करेंगे तो फिर कार्रवाई भी उसी तरीके से होगी जैसे पहले उत्तर प्रदेश में हुई है। इसलिए एक तरफ स्ट्रेटजी मुस्लिम लीडर की बन रही है जो अपने अपने क्षेत्रों में घिरे हुए हैं, उनके ऊपर दबाव है, दूसरे तरफ उन नेताओं के ऊपर है दबाव
जो कि अब तक मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे, मुस्लिम कुछ वोट देते रहे, जैसे आरएलडी की बात आपने की, ये पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही इसका आधार ही था, जाट और मुस्लिम के बीच का समीकरण। तो जो स्थितियां इन लोगों के साथ है, जो अभी सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इनके अंदर दबाव बन रहा है, मुस्लिम दबाव बना रहे हैं, और जो विपक्ष में बैठा हुआ है उसके अंदर जो दबाव बन रही है वो दबाव है हिंदू सांसदों का। जैसे इस दबाव में संसद में पहले ही शरद पवार आ गए। शरद पवार ने न तो राज्यसभा में वोटिंग की और न ही कोई ऐसी बातें बोली जिससे कि जिसका इस्तेमाल किया जा सके महाराष्ट्र में। लेकिन जब संसद में ये पास हो गया और वहां पर यूबीटी ने इसका विरोध किया तो उसके बाद ये बाद में दबाव बना। तो अब संजय राउत सामने आकर कह रहे हैं कि भाई हमने तो सरेंडर कर दिया, कि चैप्टर क्लोज, हमने संसद में आपका काम कर दिया, हमने विरोध कर लिया, और ये जानते थे कि संसद के अंदर अभी बहुमत है एनडीए का, तो हमारे विरोध करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सड़क पर हम तुम्हारे समर्थन में नहीं आ गए तो फिर शिवसेना यूबीटी बचेगी ही नहीं। उसी तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं, बिहार में भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ही देखिए, लालू यादव की पार्टी राजद के अंदर ये जो अभी मुस्लिम चल रहा है, उसके कारण वहां के उसके अपने हिंदू विधायक और सांसद सोच रहे हैं कि अगर ये बिहार में माहौल रहा, अगर ऐसे ही ये प्रदर्शन करते रहे वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, तो भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये पूरा गठबंधन है, वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि इस बार तो 70-80% सीटें इन लोगों के पास जाएगी, हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने भी दबाव बनाया है कि राजद के तरफ से इस प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी नेता को मत भेजो, भले ही ये अपने दम पर प्रदर्शन करते रहे। यानी वक्फ बोर्ड विधेयक तो पारित हो गया, अब मंजूरी मिलेगी और उसके बाद सरकार ने डाटा तैयार करना शुरू कर दिया है, एक्शन भी होगा, और आगे 2025 में बिहार में, आगे पश्चिम बंगाल में, केरल में, जैसे केरल की बात होती है तो केरल में अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो नया इक्वेशन फिट किया है, जिसमें वहां के क्रिश्चियन वोटर और क्रिश्चियन जो लीडर हैं, जैसे कैथोलिक मिशन काउंसिल, इन लोगों ने सपोर्ट किया सरकार के इस बिल का, और उसी धारा में राजीव चंद्रशेखर चल रहे हैं, अभी मीटिंग कर रहे हैं, और सांसदों के खिलाफ केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वहां के सांसदों के घर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी के कहने पर, इन लोगों के कहने पर, चर्च के कहने पर कि हमने तो आपका समर्थन किया था, और ये सांसद जो उनके वोट से जाते हैं वो इसके समर्थन में नहीं बल्कि विरोध में वोट कर दिए। तो केरल के इक्वेशन को देखते हुए राहुल गांधी को बेचैनी बढ़ रही है कि मुसलमानों ने हमें पूरी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर सवाल वहीं के पेपर सुप्रभातम में निकला, आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर निकाला, और सुप्रभातम कौन है, वो संचालित करता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो ये जो अलग अलग राज्यों में चल रहा है और फिर केंद्रीय स्तर पर लीडरशिप के अंदर चल रहा है, ये लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये सीए एनआरसी से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा बनेगा, और बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, हर चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। वक्फ को लेकर आपने समझाया कि किस तरह से अलग अलग दलों में राजनीति हो रही है, लेकिन बीजेपी का एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि वक्फ का पैसा लूटने वाले ही सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। ये पैसा लूटने वाले नेता कौन है? देखिए, ये पैसा लूटने वाले ही हैं। जैसे एग्रीकल्चर लैंड की बात होती है, कब्रिस्तान और मस्जिद, इसके लेकर कहीं ज्यादा विवाद नहीं है, क्योंकि वो तो उसके मैनेजमेंट संभालता है। लेकिन 1,40,000 जो एग्रीकल्चर लैंड है, 56,000 के करीब दुकान मकान है, और ये सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कैसे चल रहा है? ये प्रॉपर्टी पर, जैसे ओवैसी का उदाहरण लेते हैं, हैदराबाद में क्या है, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी दुकानें हैं, और वहां पर 25,000 रुपए में दुकान दी जाती है और 2.5 लाख वसूला जाता है। तो वक्फ बोर्ड जो वहां है वो अपने रजिस्टर पर मेंटेन करता है 25,000, लेता है 2.5 लाख रुपया, और ये आपस में मिल बांट कर खा लेते हैं। तो जो ये लोगों ने कब्जा करके रखा है वक्फ की प्रॉपर्टी पर औने पौने दामों में, इसीलिए 12-13 करोड़ रुपया, ये इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी का जो इनकम है 12-13 करोड़ होगा, इसका तो 12-13 करोड़ होना चाहिए। तो जो स्थितियां इन लोगों की चल रही है, यही परेशानी की वजह बनी है। लेकिन दिग्भ्रमित तो किए, इन लोगों ने यही बोला है मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा, कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाएगा, दरगाहों पर कब्जा हो जाएगा। तो जो इनका साथ देने वाला ये जो प्रोटेस्ट ग्रुप है
दोषी वो भी है, इसलिए एक्शन तो सबके ऊपर समान तरीके से होगा। परेशान जिनको होना है वो परेशान होते रहे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग मुस्लिम समुदायों के अंदर लगातार मीटिंग्स भी हो रही है और विपक्षी पार्टियों के अंदर भी मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष जो है वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।